जैसे आदित्य ने माफी मांगी, उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ऐतनी अतमिन मा तमलिक वफिल कुलामा अकलुहु तुमा सारा तिन कुन तुरिद अंतुस्मिहानी अमला। मतलब मुझे अपने सबसे कीमती चीज दो। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिलेकॉन। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है सुकंता ने, और ये उन्होंने अपने दोस्त आदित्य से सुना था। आदित्य जो कि बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक फोटो भी अटैच कर रहा हूं जो इस इंसिडेंट का प्रूफ है। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो आदित्य के साथ हुआ है, और यहाँ जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आदित्य का कोई सरनेम नहीं था, क्योंकि बचपन से ही वो अपने गुरुजी के साथ रहकर पला बड़ा था। उसके माँ बाप कौन थे कौन नहीं ये उसे नहीं पता। गुरुजी को वो कहीं पर मिला था और तब से उन्होंने उसे अपना बेटा कम लेकिन शिष्य की तरह ज्यादा पाला था। उसके गुरुजी एक बहुत ही ज्ञान संपन्न पुजारी थे। उन्हें काले जादू तंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, और साथ ही साथ वो माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन एक खास बात थी उनके अंदर, वो अपनी इन शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। इन शक्तियों के होने के बावजूद भी उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। वो हमेशा लोगों की मदद ही करते थे। गुरुजी के साथ रहकर आदित्य भी धीरे धीरे उनकी विद्या उनसे सीखने लगा था। जब आदित्य 18 साल का हुआ तब तक वो गुरुजी से काफी कुछ चीजें सीख चुका था, और जब आदित्य की उम्र 20 साल की हुई तब उसके गुरुजी ने उससे कहा कि अब उसने बहुत कुछ सीख लिया है, अब उसे बाहर जाकर लोगों की सहायता करनी चाहिए, और इसी के साथ साथ उसे इस दुनिया को भी समझना चाहिए। लेकिन गुरुजी ने उसे एक बात खास तौर पर समझाई। उन्होंने कहा कि बेटा याद रखना, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। एक गलत फैसला तुझे किसी भी मुसीबत में डाल सकता है, और तूने जो भी कुछ सीखा है उसे लोगों की भलाई के लिए ही काम में लेना। इतना कहकर गुरुजी ने अपनी जिंदगी भर की जमा की हुई सारी पूंजी, सारी बचत आदित्य को दे दी, और उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। आदित्य ने 10th में 82% और 12th में 86% मार्क्स ऑब्टेन किए थे, इसलिए उसे कॉलेज में एडमिशन मिलने में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं हुई। गुरुजी जब उसे छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने उससे एक और बात बोली कि बेटा, जब भी तुझे मेरी जरूरत हो बिना सोचे मेरे पास आ जाना। अपने मन में कभी भी कोई शंका या कोई डर मत रखना, और जो भी काम करना कभी भी अपने मन में उसका संशय यानी कंफ्यूजन मत रखना। कंफ्यूजन के साथ कोई काम मत करना। तुझे जीवन में अभी बहुत कुछ देखना और सीखना है। उस वक्त आदित्य गुरुजी की उन बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में समय के साथ साथ धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि गुरुजी ने उससे ऐसा क्यों कहा था। खैर, इसके बाद आदित्य ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। जहां वो रहता था वहां के लोग उसे धीरे धीरे जानने लगे। वहां रहने वाले लोगों की मदद आदित्य कभी कभी कर दिया था। उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स और छोटे मोटे जो टोने टोटके जुड़ी चीजें हुआ करती थी उनमें वो उनकी हेल्प कर दिया करता था, और उस चीज के उनसे कोई पैसे वैसे नहीं लेता था। अब जब ऐसा उसने करना शुरू किया तो धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, और पहचानने के साथ साथ वो लोग उसकी इज्जत भी करने लगे। खैर, कॉलेज चल रहा था। अब जहां आदित्य रहता था वहीं पर उसी मोहल्ले के अंदर आप बोल सकते हो 2 बिजनेसमैन रहते थे। अब ये 2 बिजनेसमैन थे, उनके बारे में उसने सिर्फ लोगों से ही सुना था। लोग कहते थे कि उनमें से एक जो बिजनेसमैन है वो बहुत अच्छा है और ईमानदार है, लेकिन जो दूसरा बिजनेसमैन है उसके बारे में हमेशा लोग गलत बातें ही किया करते थे कि वो ईमानदार नहीं है, वो गलत काम करता है, ये सब उसके बारे में कहा करते थे। अच्छा, इन दोनों बिजनेसमैन के एक एक बेटे थे, और दोनों के बेटे एक ही स्कूल की एक ही क्लास में पढ़ते थे। अभी इन दोनों बिजनेसमैन में बिजनेस को लेकर बहुत कंपटीशन था। जैसा उनके बीच में कंपटीशन था वैसा ही उनके बेटों के बीच में पढ़ाई को लेकर भी कंपटीशन था। जो अच्छा वाला बिजनेसमैन था, जिसे लोग अच्छा कहते थे, उसके बेटे का नाम था रोहित, और जो बदनाम था उसके बेटे का नाम था अभिजीत। रोहित पढ़ाई में अभिजीत से काफी अच्छा था, और ये बात अभिजीत के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से अभिजीत रोहित को मार्क्स के मामलों में हरा दे, और इस बात के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अभिजीत की अलग से ट्यूशन लगा रखी थी, उसका ध्यान रखा करते इन चीजों का सबका, लेकिन फिर भी रोहित जो था वो पढ़ाई में अभिजीत से आगे ही था। अब
ये सब बातें आदित्य को कैसे पता चली, ये सारी बात आपको कहानी में धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगी। अभी मैं कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपके उसमें से कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इस ईमेल आईडी और इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। प्लीज इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी शेयर ना करें, वहां पर आपकी स्टोरीज मिस हो जाती हैं, जो आपके लिए तो है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा लॉस है। चलिए बढ़ते कहानी में आगे। एक दिन आदित्य अपनी सोसाइटी के नीचे टहल रहा था, तब अचानक उसकी मुलाकात अभिजीत के पापा से हुई। आदित्य उन्हें पर्सनली नहीं जानता था, बस कुछ लोगों से उनके बारे में बातें सुनी हुई थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में बात हुई और आदित्य वहां से चला गया। ऐसे नॉर्मल ही बात हुई। अगले दिन फिर उसी टाइम पर उनकी मुलाकात हो गई और इस तरह से लगातार 3-4 दिन तक उन लोगों की बात होती रही और धीरे धीरे उनके बीच में बातचीत होने लगी। अभिजीत के पापा का घर आदित्य के घर से सिर्फ 2 घर पीछे था, तो जब उन्हें पता चला कि आदित्य जो है ये छोटे मोटे टोटके और स्पिरिचुअल काम जानता है और वो अकेला रहता है, तब से वो आदित्य का ख्याल रखने लगे। कभी उनके घर में कुछ अच्छा खाना बनता तो अपने नौकरों के द्वारा आदित्य के लिए भिजवा देते थे। कभी रास्ते में मुलाकात होती तो उससे हाय हेलो करके अच्छे से बातचीत कर लिया करते थे। तो एक दिन आदित्य को कॉलेज में अर्जेंट 8,000 रुपए जमा करवाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके पास उस टाइम पर पैसे नहीं थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, कॉलेज के साथ साथ आदित्य एक ग्रोसरी शॉप पर भी काम किया करता था ताकि उसका अपना खर्चा चल सके। उसने अपने शॉप के मालिक को फोन किया और बोला कि मुझे इस तरह से पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि यार पैसे शाम तक मिल पाएंगे। अब आदित्य बहुत टेंशन में आ गया क्योंकि पैसे तो सभी के अभी जमा कराने थे। वो बेचारा कॉलेज के बाहर बिल्कुल उदास सा बैठ गया और तभी वहां से अभिजीत के पापा गुजर रहे थे और उनकी मुलाकात आदित्य से हो गई। उन्होंने आदित्य के चेहरे पर टेंशन देखी तो उससे पूछा कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तब आदित्य ने उन्हें सारी बात सच बता दी कि किस तरह से उसे अर्जेंट 8,000 रुपए की जरूरत है अपने कॉलेज में जमा कराने की। ये बात सुनते अभिजीत के पापा थोड़ा सा मुस्कुरा और बोले, इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। वो उसको लेकर कॉलेज के अंदर गए और उसके 8,000 रुपए जमा करा दिए। आदित्य ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो जल्दी ही उनके पैसे वापस कर देगा, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं यार, जब मन करे तब दे देना, और सुन, अगर कभी और भी तुझे जरूरत पड़े तो बेझिझक बता देना। अब आदित्य ने जब अपने टुवर्ड्स उनका ये बिहेवियर देखा तो उसने जो भी उनके बारे में सुना था वो सब उसके सामने गलत साबित हो रहा था। उसके 2-3 दिन के बाद उनके साथ वापस शाम के टाइम मोहल्ले में आदित्य की मुलाकात हो गई। इस बार उन्होंने आदित्य को उनके घर पर इन्वाइट किया डिनर के लिए। सेम उसी शाम को रात को आदित्य वहां पर गया, उनके साथ खाना वाना खाया और बातों बातों में पता चला कि कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। उसके बाद से उनका बेटा उनके लिए सब कुछ है। उनके बेटे को कोई दिक्कत ना हो इसलिए कभी उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। ऐसे ही उनके घर में आदित्य का आना जाना शुरू हो गया और इसके करीबन 3 महीने बाद अभिजीत का रिजल्ट आया जिसमें उसके मार्क्स रोहित से बहुत कम आए थे। अभिजीत के पापा को ये देखकर बहुत बुरा लगा, बट उन्होंने अपने बेटे को बोला कि कोई बात नहीं बेटा, मार्क्स ही तो है, होते रहते हैं ऊपर नीचे। बट अभिजीत इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो इस वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि उसके पापा की सिर्फ एक इच्छा है कि अभिजीत के मार्क्स रोहित के मार्क्स से ज्यादा है। अब ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे अभिजीत के पापा और आदित्य, और बातों ही बातों में उन्होंने आदित्य से बोला कि यार कुछ ऐसा हो सकता है क्या, कोई टोटका वगैरह जिससे अभिजीत के मार्क्स रोहित के मार्क्स से ज्यादा है या फिर रोहित के मार्क्स कम हो जाए और वो पढ़ाई में थोड़ा गिरने लग जाए। अब इतने समय में आदित्य जो था वो अभिजीत की फैमिली के साथ, उसके फादर के साथ अच्छे से कनेक्ट हो गया था। तो उनकी बात सुनते ही आदित्य ने बोल दिया कि हाँ, इसका तो एक आसान सा उपाय हो सकता है। अब ये एक हाथ जो था वो आदित्य की जिंदगी का सबसे महंगा हाथ साबित हुआ। ऑल्दो इस हाँ बोलने पर अभिजीत के पापा ने उससे कहा कि अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें 60,000 रुपए दूंगा। पैसों की जरूरत तो होती है, तो उसने हाँ बोल दिया। दोनों वजह से इमोशनली भी कनेक्टेड था और साथ साथ उसको पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन ये हाँ उसकी जिंदगी का सबसे महंगा हाँ था। क्यों, वो आपको अभी थोड़ी देर में जानने को मिल जाएगा। अब इन लोगों की डील डन हो गई और आदित्य लग गया काम पे। उसने एक नींबू, एक सूखी मिर्ची की माला, उन दोनों को पिरोकर एक माला बनाई उसने बढ़िया सी, और वो उसने अभिजीत के पापा को दे दी और बोला कि कैसे भी करके रोहित के घर की जमीन पे रख दो। रखना कुछ इस तरह से है कि ये चीज उनके घर की जमीन को टच होके रहे। अब जो रोहित था उसके घर के पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा गार्डन था और गार्डन में कई सारे बड़े बड़े फल के पेड़ थे, जैसे आम, लीची, जामुन, इस तरह के। और क्योंकि इन सब पेड़ों की टहनियां बहुत ऊंची ऊंची होती है, तो इनका एक नौकर उन्हीं में से किसी एक पेड़ की टहनी पे वो नींबू
और मिर्ची की माला को लटका के आ गया। अब जैसे ये टोटका हुआ, इस टोटके होने के बाद जो अगला क्लास टेस्ट हुआ उसमें इसका असर दिखा। उसमें अभिजीत के मार्क्स रोहित से बहुत ज्यादा थे और जैसे उन्हें बात पता लगी, अभिजीत के पापा बहुत खुश हुए और उन्होंने एज प्रॉमिस्ड उसी टाइम पर आदित्य के हाथ में 60,000 रुपए कैश रख दिए। और ना सिर्फ इतना, मार्केट में उनकी एक शॉप खाली थी, वो खाली शॉप उन्होंने अपनी शॉप खोलने के लिए आदित्य को दे दी कि तू कहां दुकान पे काम कर रहा है, तू अपनी दुकान खोल। और इसी के साथ साथ उन्होंने उसकी दुकान खोलने में भी उसकी मदद की। अब आप सोचो, इतना सा काम होने पर उन्होंने आदित्य के लिए इतना कुछ कर दिया। आदित्य का तो दिल गार्डन गार्डन हो गया कि यार बहुत ही बढ़िया है, इतना सा काम करने पर उसके लिए इतना कुछ हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब दूसरा क्लास टेस्ट हुआ तो कहानी पलट गई। वापस से रोहित के मार्क्स अभिजीत से ज्यादा आए। तो आदित्य को लगा कि यार जो मैंने टोटका किया था ना, शायद उनके घर से उसको किसी ने बाहर फेंक दिया है। तो उसने फिर से इस बार एक और बार टोटका बनाया, लेकिन इस बार वो खुद गया ताकि वो उसे अच्छे से रख पाए। नौकर पे उसको विश्वास नहीं था और उसने उसे एक पेड़ में रखा भी इस तरह कि घूमते फिरते आप उसे देख नहीं सकते। तो मान लो कि आप पेड़ पर चढ़ रहे हो और जाकर आपकी नजर के सामने वो आ गया तो ही बात है, वरना ऐसे घूमते फिरते तो वो किसी को भी दिखाई नहीं देगा। ये रखकर वो चलाया, लेकिन अगले ही दिन वही माला उसे उनके गार्डन के बाहर की तरफ पड़ी हुई मिली, जो देख के लग रहा था कि किसी ने उसे बाहर फेंककर वो जो नींबू थे उनके ऊपर जोर जोर से फुदक फुदक कर उनको पिचका दिया है। तो आदित्य को लगा कि शायद कोई पेड़ पर चढ़ा होगा और उससे वो माला वहां दिख गई होगी। इसलिए अगली बार आदित्य ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा टोटका बनाया जिसे वो उनके घर की मिट्टी के अंदर चुपचाप दबा के रख दे। और उसने ऐसा किया भी। वो मिट्टी के अंदर अपने टोटके को दबा कर आ गया और इंतजार किया, लेकिन इस टोटके का भी कोई असर नहीं हुआ। तो आदित्य को लगा कि शायद उन्होंने अपने घर में कोई हवन ववन करवा के ये सब सही करवा लिया है। ये जो आदित्य के एंटिसिपेशन चल रहे थे कि ये करवा लिया है, किसी ने उठा के बाहर फेंक दिया हो, उसे पता नहीं था उस घर में कौन बैठा हुआ है। जब ये सारे टोटके काम नहीं कर रहे थे तो आदित्य एक स्टेप और आगे बढ़ा। इस बार उसने कुछ ऐसा ट्राई किया जो उसके अब तक के सभी टोटकों से सबसे खतरनाक था, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब जब बार बार ऐसा होता रहा तो आदित्य का ईगो हर्ट हो गया। उसको लगा यार ऐसा कैसा हो रहा है, मेरा टोटका काम क्यों नहीं कर रहा है। और उसके बाद वो एक के बाद एक जो भी वो कर सकता था उसने सब कुछ किया, लेकिन उसके किसी भी टोटके का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। और तब आदित्य गुस्से में अंधा हो गया और फिर उसने डिसाइड किया कि वो अब रोहित के ऊपर कोई बला छोड़ देगा। और एज पर प्लान उसने सारी तैयारी कर ली और जिस रात वो उसके ऊपर कोई बला छोड़ने वाला था, उससे पहले की रात को आदित्य को एक सपना आया कि वो एक बंद कमरे के अंदर खड़ा है। बिल्कुल एक बंद सा घर है जहां पर उसका दम घुट रहा था और उस घर के अंदर बिल्कुल पिच ब्लैक अंधेरा था। वहां से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वहां पे उसका दम घुट रहा था, तड़प रहा था। जाने कैसे ना कैसे करके वो उस कमरे से बाहर आया और जैसे वो बाहर आया अचानक से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वो अपने ही कमरे में अपने बेड पर बैठा हुआ है। उसका पूरा बॉडी पसीना पसीना हो चुका है। वो उठा, उसने पानी पिया, फैन को और तेज किया और दोबारा से सो गया। हाँ, जब ये सपने की वजह से उठा था तो उसने देखा था कि टाइम एग्जैक्टली रात के 1:12 हो रखे थे। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे लगा सपना है और वो वापस से सो गया। और जैसे ही वो सोया वो सपना वापस से कंटिन्यू हुआ। उसे दिखा कि जैसे ही वो उस घर से बाहर आया, बाहर आते ही वो हांफने लग रहा था। वो बहुत तेज तेज हांफ रहा था और हांफते हांफते उसने सामने देखा तो देखा कि वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि करीब 6.5 फुट लंबा है, एकदम मस्कुलर बॉडी, ऐसा कि उसकी एक एक बाइसेप 15 से 16 इंच की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दिखने में कितना ताकतवर होगा। और ना सिर्फ इतना ही, वो दिखने में भी बहुत हैंडसम था। इतना हैंडसम, कोई इंसान इतना हैंडसम हो पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा कि आप अगर बोल दो कि मैं इतना हैंडसम इंसान दिखा सकता हूं तो पॉसिबल ही नहीं है। आदित्य की लैंग्वेज में ये उसकी डेफिनेशन थी। और वो जो आदमी था वो इस तरह से अपने हाथ में, मतलब अपने गाल में अपना हाथ देकर बैठा हुआ था और बस वो आदित्य को घूरे जा रहा था। वो उसे गुस्से से घूर रहा था। और जिस घर में वो बैठा था, जहां आदित्य भी खड़ा हुआ था, उस घर में हल्की हल्की लाइट थी। बहुत ज्यादा तो वहां पर लाइट नहीं थी। आदित्य ने चारों तरफ देखा तो उस घर में और कुछ भी नहीं था। सिर्फ वो एक कुर्सी थी जिस पर वो आदमी बैठा हुआ था और वो कुर्सी सोने की बनी हुई थी। और इतना अंधेरा होने के बाद भी वो आदमी उसे बिल्कुल
क्लियर दिखाई दे रहा था। और तभी वो आदमी अचानक से बोलता है, जो तू करने की कोशिश कर रहा है वो छोड़ दे, और अगर नहीं छोड़ा तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। जब वो बोल रहा था तो आदित्य बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर उसकी तरफ देखे जा रहा था। अपनी बात बोलने के बाद उस आदमी ने अपनी उंगली ऐसे उठाई और यूं किया, और जैसे ही यूं किया अचानक से आदित्य की आंख खुल गई और वो वापस से अपने सेंसेस में आया। उसने देखा कि वो फिर से सपना देख रहा था। अब क्योंकि आदित्य ये सब चीजें जानता था, उसने गुरुजी से कई चीजें सीखी हुई थी, तो वो समझ गया कि भाई ये सिर्फ सपना नहीं है, यहाँ पर मामला कुछ और है। मैं जो अभी तक समझ रहा था कि इतनी आसानी से मैं रोहित को कंट्रोल कर लूंगा, ये उतना आसान नहीं है। अब उसे समझ में आ गया था कि यहाँ भाई रोहित के घर में भी कोई पावर है। वो ये समझ चुका था कि रोहित के मार्क्स अभिजीत से ज्यादा क्यों आते थे, क्योंकि जैसे मैं आज अभिजीत के फादर के पास हूं, ऐसे कोई और रोहित के फादर के पास है। और शायद इसीलिए रोहित के फादर का बिजनेस भी अच्छा चलता है, लोगों की नजर में भी वो अच्छे हैं और ईमानदार कहलाते हैं। वो फटाफट से उठा और सबसे पहला काम जो उसने किया, अपने शरीर को मंत्रों से बांध दिया, ताकि कोई भी सपने में या रियलिटी में आदित्य की आत्मा को छू भी ना पाए। और उसके बाद चद्दर तान के बढ़िया सो गया। अगले दिन वो उठ के सबसे पहले रोहित के घर के सामने गया, और जैसे वो जाके वहां पे खड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि बहुत ठंडी हवा का झोंका उसे टच करके जा रहा था। मतलब वो जिस तरफ जाता, वो हवा का झोंका भी उसी तरफ उसके साथ साथ आ रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैन किसी की तरफ लगातार घुमा रहा हो। इसके बाद आदित्य चुपचाप वहां से आ गया और सोचने लगा, कुछ ना कुछ तो इनके घर में है, और वो क्या है ये मुझे जानना पड़ेगा। और इसके लिए उसने हथियार बनाया रोहित के एक ट्यूशन टीचर को, जिसको वो अच्छे से जानता था। मतलब बेसिकली वो आदित्य का दोस्त ही था। वो उसके घर पर ट्यूशन देने जाया करता था। उसने उसको कुछ पैसों का लालच दिया, करीबन 8-10 हज़ार रुपए का, और उससे कहा कि तू इतना सा काम कर दे, मुझे रोहित की कोई भी एक चीज ला के दे दे। उसने ला के भी दे दी। वो जो ट्यूशन टीचर था, उसने रोहित की एक टी शर्ट लाकर आदित्य को दे दी, और ये आदित्य के लिए बहुत थी। और वो टी शर्ट आने के बाद आदित्य ने अपनी विद्याओं के सहारे से पता लगाया, तो उसे पता लगा कि रोहित के घर में किसी जिन का वास है, जो कि उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब जैसे उसे पता लगा, तो वो पहुंच गया सीधा अपने गुरुजी से मिलने, जिनसे वो साल में करीबन 5 से 6 बार मिलने जाया करता था। लेकिन जब वो इस बार गया, तब उनको देखकर आदित्य को ऐसा लगा जैसे वो आदित्य का ही इंतजार कर रहे थे। और जाते ही आदित्य ने उनको सब कुछ बता दिया, जो भी कुछ हुआ। इसके बाद उन्होंने आदित्य से रोहित का टी शर्ट मांगा। उसने कहा कि वो तो घर पर है, और अब आप ना मेरे साथ चलिए, है ना? क्योंकि जो भी कोई चीज है, मैं अकेला इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और आदित्य की बात पर वो राजी भी हो गए, क्योंकि वो भी ये देखना चाहते थे कि आखिर क्या है वहां पर। आदित्य और वो घर लौटकर आदित्य के घर पर आए, और फिर आकर उन्होंने आदित्य को कुछ सामान लाने को बोला। आदित्य ने वो सारा सामान लाकर अपने गुरुजी को दे दिया, और फिर वो हवन पर बैठ गए। और इसके कुछ देर बाद ही आदित्य को वो आदमी दिखा जो उसे सपने में दिखाई दिया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके आने के बाद गुरुजी ने अपने आंखें खोली, और वो थर 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 कांप रहे थे। कांपते कांपते वो उसके आगे गिड़ने लगे, मुझे मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, ये तो बच्चा है, इसको कुछ भी पता नहीं है, आप हमें माफ कर दीजिए। अपने गुरु को इस तरह से गिड़ाते हुए देखकर आदित्य बिल्कुल शॉक्ड था। फिर उस आदमी ने एक नजर से आदित्य की तरफ देखा, गुस्से से, नाप लेते ना किसी को गुस्से से, इस तरह से। फिर उस हवन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, एक नारियल, जो एक साइड से सूखा हुआ था और एक साइड से कच्चा था। उस आदमी ने वो नारियल उठाया और चुपचाप वहां से चला गया। जब उस आदमी ने आदित्य को देखा था, तो उसकी नजर ऐसी थी कि उसने आदित्य की बॉडी को पूरा अंदर तक ठंडा कर दिया था। और तब से लेकर जब तक वो चला नहीं गया, आदित्य अपनी जगह पर फ्रीज होके खड़ा हुआ था। उसके जाने के बाद गुरुजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो गया, उसने उठाकर गुरुजी को पानी पिलाया, उनको शांत किया। आदित्य इस बात पर हैरान था कि गुरुजी, जिन्होंने पहले भी कई जिन्नों के साथ डील की है, इस बार वो इस तरह से घबरा गए। एक छोटे बच्चे की तरह वो गिड़गिड़ा रहे थे। वो अपने गुरुजी को बहुत शक्तिशाली मानता था, और आज जीवन में पहली बार वो उनको इस तरह से देख रहा था। जब वो थोड़े बहुत सही हुए, तो सही होते ही उन्होंने आदित्य से कहा कि फटाफट से मेरा एक चाकू लेकर आ। आदित्य दौड़कर उनका चाकू लेकर आया, और आकर उनसे बोलता है कि बात क्या है। तब उन्होंने बोला कि तुझे पता भी है तू किस चीज से उलझ रहा है। आदित्य बोलता है, हाँ मुझे पता है कि ये कोई जिन है, और इसीलिए तो ये कंफर्म करने के लिए वो एक जिन है, मैंने उनके घर से एक सामान मंगवाया, और मुझे पता भी लग गया कि उनके घर में एक जिन है।
और आप ये जिन्न से ऐसे डर क्यों रहे हो? आपने तो इससे पहले भी कई बार जिन्नों से टकरा चुके हो। मैंने आपको आज पहली बार ऐसे देखा है। तब उन्होंने आदित्य को कहा कि मैं इससे पहले भी बहुत बार जिन से टकरा चुका हूँ, बट वो सब अलग थे। और ये कौन है? तुझे पता भी है? ये सिलत है, सिलत। जिन्नों में सबसे ऊपर अगर किसी का दर्जा है तो वो है सिलत का। और तू जिस घर का नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, उस घर में पहले से उसका वास है और हम उसकी नजर में आ चुके हैं। इसलिए जैसा मैं बोलता हूं वैसा कर। ये चाकू ले, अपने शरीर से खून निकाल के कहीं से भी और उस हवन के कुंड के अंदर अपने खून की 3 बूंदें डाल और डालते समय अपने सच्चे मन से ये बोल कि मैं आज और अभी से आपके घर में किया गया सारे गलत काम करना बंद कर दूंगा और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और बोलते वक्त अपने मन में कोई भी दुविधा मत रखना, कोई छोटा सा डाउट भी मत रखना। मैं भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूं। इतना कहकर उन्होंने चाकू से अपना हाथ काटा और हाथ काट कर अपनी आंखें बंद कर कर हवन में अपने खून की 3 बूंदें गिरा दी और अपने ही मन में उन्होंने उससे माफी मांग ली। उन्होंने फिर आदित्य से वही करने का। आदित्य ने भी अपने गुरु की बात के रखते हुए अपने हाथ पे कट लगाया, 3 बूंदें हवन में गिराई और आंख बंद करके वो उस सिलत से माफी मांगने लगा। लेकिन लेकिन वो मन में ये मान चुका था, उसके मन में ही चल रहा था मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। और जैसे ही आदित्य की तीसरी बूंद उस हवन के कुंड में गिरी, एकदम से हवन कुंड की आग बुझ गई अपने आप, बिना किसी हवा के, बिना किसी और चीज के। इसके बाद गुरुजी वहां से चले गए और आगे कुछ दिनों तक सब कुछ सही रहा। अच्छा, ये सब होते हुए जो अभिजीत के पापा थे वो भी देख रहे थे, उन सबको सब कुछ पता था और इमीडिएटली उन्होंने आदित्य को सब कुछ बंद करने को बोल दिया और उन्होंने बोला कि यार मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, तुम सबसे पहले अपनी जिंदगी का ध्यान रखो, अपनी लाइफ को सेव करो। तो आदित्य ने उनसे भी कह दिया आप चिंता मत कीजिए, मुझे मेरे गुरुजी ने मना कर दिया है, मैं सब कुछ रोक दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर आदित्य बदले की आग में जल रहा था। अब सोचो कितना बेवकूफ है जिसका गुरु बोल गया कि भाई नहीं छेड़ना। जवान खून तो जवान खून होता है भाई साहब, वो किसी की सुनता थोड़ी ना है ना। जब तक घटती नहीं ना तब तक उसको समझ में नहीं आती है। तो आदित्य भी बदले की आग में जल रहा था और उसने किया भी कुछ ऐसा ही। 4-5 दिन के बाद आदित्य ने रोहित के घर का नुकसान करने के लिए एक हवन चालू किया रात को और इस बार हवन के टाइम में कोई रुकावट नहीं आई और शांति से पूरा हवन करके वो सोने चला गया। और तभी सुबह 4-5 बजे अचानक आदित्य देखता है कि फिर से वो उसी बिना लाइट वाले अंधेरे कमरे में आ गया है जिसमें पिछली बार वो सपने में गया था। और इस बार जैसे ही कोशिश करके जैसे तैसे करके उस रूम से बाहर निकलता है तो वही जिन अचानक से उसके गले को एक हाथ से पकड़ लेता है और दीवार में लगा के उसको हवा में उठा लेता है और उसकी वजह से आदित्य छटपटाने लगता है और उसकी एकदम से आंख खुलती है। वो देखता है कि वो वापस से बिस्तर पर है, ये सिर्फ एक सपना था। वो वापस से सो जाता है लेकिन सुबह उठकर जब वो शीशे के सामने जाता है तो देखता है कि उसके गले पर उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। उन निशान जो है जहां उंगलियां थी, उन उंगलियों के निशानों के वहां खून जमकर नीला पड़ चुका है और फिर वो अचानक से बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने के बाद क्या हुआ ये सब कुछ उसे अभिजीत के पापा ने बताया। तो थोड़ी देर के बाद अभिजीत के पापा किसी काम से आदित्य के रूम में आते हैं और वहां आकर उसे वो बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। ये देखते ही उन्होंने फटाफट से आदित्य के गुरुजी को फोन किया। उसे बहुत उन्होंने होश में लाने की कोशिश की पर वो होश में नहीं आ रहा था, तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने 2-4 लोगों को बुलाया, अपने नौकरों वगैरह को बुलाया, लेकिन 4 लोग मिलकर भी आदित्य के शरीर को 1 इंच भी हिला नहीं पा रहे थे। गुरुजी भी जितना जल्दी हो सकते वहां पर पहुंच गए थे और जब उन्होंने देखा तो वो समझ गए कि इसको क्या हुआ है। उनके पास जो भी कुछ सामान था उसको यूज करके कुछ मंत्र मंत्र पढ़ के वो जैसे तैसे करके उसको होश में लेकर आए और होश में लाते जैसे अभिजीत के बारे में उसको हॉस्पिटल ले जाते, उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने एक हवन बनाया और उस हवन में आदित्य को बैठाया। हवन में बैठाते उन्होंने गुस्से में आकर उससे बोला अभी के अभी उनसे माफी मांग, तुझसे मैंने मना किया था ना, उस टाइम पर तुझे अपने मन में कोई दुविधा नहीं रखनी, लेकिन फिर भी तूने वही गलत काम किया। अब तू उनसे माफी मांग, हो सकता है तुझे माफ कर दे और अगर वो तुझे माफ करेंगे तो बदले में तुझसे तेरी सबसे प्यारी चीज मांगेंगे और वो तुझे देनी पड़ेगी, तू मना नहीं करेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
जब हवन की अग्नि सबसे तेज शिखा में थी, मतलब सबसे तेज चल रही थी, तब फिर से वही आदमी आदित्य की आंखों के सामने प्रकट हुआ और वो गुस्से से लाल आंखों से आदित्य को घूर रहा था। आदित्य ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और जैसे आदित्य ने माफी मांगी, उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ऐतनी अत्मिन मा तमलिक वफिल कुलामा अकलुहु तुमा सारा तिन कुंतुरिद अंतुस्मिहानी अमला। मतलब मुझे अपने सबसे कीमती चीज दो और मैं जो कहूं वो सब करो, फिर मैं देखूंगा कि मुझे तुम्हें माफ करना चाहिए या फिर नहीं। ये बात सुनने के बाद ना चाहते हुए भी आदित्य को अपनी सबसे कीमती चीज, जो कि उसकी आराध्य देवी की मूर्ति थी, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे उनको दान करनी पड़ी। और जाते जाते उन्होंने आदित्य को यह भी बोला कि एक पन्ने को, एक कागज के पन्ने को पूरी तरह से अपने खुद के खून से लाल कर देना और उसमें एक गुलाब रखना। याद रखना, जब तक उस पन्ने का खून और गुलाब की पंखुड़ियां पूरी तरह सूख ना जाए, तब तक मेरा साया तुम्हारे ऊपर से नहीं गया और तब तक तुम बीमार रहोगे। जिस दिन वो खून और गुलाब पूरी तरह से सूख जाएगा, तब उसका मतलब होगा कि तुमसे मेरा सारा रिश्ता खत्म हो गया है और आगे जाके कभी भी मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार मैं माफ नहीं करूंगा, सीधा जन्नत में भेज दूंगा। और इसके बाद आदित्य ने वाकई में एक पेज लिया, उस पे अपने खून से उसको पूरा लाल किया और उस पे एक गुलाब भी रखा, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वो खून सूखने तक आदित्य बहुत बीमार रहा, कभी बुखार, कभी हड्डियों में दर्द, उसे बहुत दर्द होता था, पूरी पूरी रात वो दर्द से चीखता चिल्लाता था। कई दिनों बाद जब वाकई में वो खून और वो गुलाब का जो पंखुड़ियां थी वो सूख गई, तब जाकर आदित्य ठीक हुआ। आदित्य जब ठीक हुआ, उसे होश आया तो उसे लगा कि मैं अपने कमरे की नजर वगैरह अब उतार लेता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन जब अपने कमरे की नजर उतारने गया तो उसे कोई मंत्र याद ही नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश की उसने, कोई मंत्र उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा था। वो अपने गुरुजी के पास पहुंचा, उन्होंने सब कुछ उनको बताया तो उन्होंने बोला कि बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने तुझसे तेरी सारी विद्या छीन ली है ताकि तू कैसे भी करके आगे जाके उनसे या उनके जैसे किसी और आत्मा, जिन या किसी सुपर नेचुरल एंटिटी से टकरा ना पाए। और ये जो कुछ हुआ है वो शायद तेरे अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि बोलकर समझाने पर तो तू ये बात समझा नहीं था कि किसी के भी नुकसान के लिए तुझे अपनी विद्या को यूज नहीं करना है। ये था आदित्य की लाइफ का सबसे बड़ा लेसन और उसके साथ हुआ एक इंसिडेंट। इतना ही नहीं, अभिजीत की फैमिली पर भी इस चीज का असर पड़ा और धीरे धीरे उनके जितने भी काले धंधे थे वो सब बंद हो गए। उन्होंने भी माफी मांगी सलाद से और उसके बाद अब वो भी एक अच्छे बिजनेसमैन बन चुके हैं और अभी उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। आदित्य भी ठीक है, लेकिन ये लेसन वो कभी नहीं भूलेगा। इतने साल अपने गुरुजी के पास रहकर उसने जो विद्या सीखी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा या उसे पता ही नहीं था, और अपने गुरु के मना करने के बाद भी वो जाकर टकराया वर्ल्ड के, ये इस ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल जिन के साथ। और फिर भी उस जिन की भल मनसाहत देखो, उसने उसे माफ कर कर छोड़ दिया, क्योंकि उसे भी पता था कि जवान खून है, इसे पता नहीं है किससे टकरा रहा है। ईगो जो होता है ना, ईगो वो ऐसे ही छोटे छोटे जो है ना नए नए पौधे खिलते उनमें होता है। एक बड़े पेड़ के अंदर तो कोई ईगो नहीं होता है। उसको पता था कि इसकी मेरे सामने कोई बिसात ही नहीं है, मैं चाहूं तो उसे यूं मसल दूं, बट फिर भी उन्होंने उसे वार्निंग दी, वो नहीं समझा तो उसे अपना जलवा दिखाया और जब उसने माफी मांगी तो उन्होंने उसे माफ कर दिया। लेकिन उन्हें पता लग गया था कि ये आगे जाके, ये पॉपकॉर्न है, ये आगे जाके भी उछलेगा, इसलिए उन्होंने उसकी सारी विद्या उसे खींच ली और अब आदित्य एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। तो ये थी आदित्य की अपनी आप बीती। वैसे एक बात सच बताइएगा कि आपसे पहले, आज से पहले कभी आपने सलात, मुझे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं पता है, शायद सलाथीन को बोलते होंगे, तो सलात जिन के बारे में सुना है या फिर नहीं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।